हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो कल किसी कारण की वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाई थी सीडीपी की। तो आज से हम कंटिन्यू करते हैं और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि वक्त कम रह गया है तो खाली आपको रिवीजन कराने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, और सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं, जिससे कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो पेपर का मेथड है वो ना किस तरीके से आता है, किस चैप्टर में से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक, फिलहाल आप लोग लास्ट तक बने रहिए, और जिन बच्चों ने अभी तक मैराथन नहीं देखी है वो लोग प्लेलिस्ट में से जाकर सारी मैराथन देख सकते हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं जो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड बेटा कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन कहता है आपका कि जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो क्या होता है। कहता है उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। फिर कहता है कि स्कूल की भाषा में न बोलने पर उन पर जुर्माना लगाना चाहिए। उन्हें स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि स्कूल की भाषा अलग भाषा है और उन्हें अपनी मातृभाषा बिल्कुल भी नहीं बोलनी चाहिए। या डी कहता है कि उनके माता पिता को घर पर भी स्कूल की भाषा का प्रयोग करने के लिए कहा जाना चाहिए। देखिए बेटा, जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो उन्हें अपनी बेटा मातृभाषा बोलने पर क्या देना चाहिए, अनुमति दी जाना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है ना, क्योंकि शिक्षा प्राप्ति के साथ साथ अपनी बातों को रखने या अपने विचारों को अभिव्यक्ति करने के लिए भाषा की जानकारी होना अति आवश्यक होती है। ठीक है, मातृभाषा बच्चे के लिए क्या होती है, जटिल नहीं होती है। वे इस भाषा के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति को क्या कर सकते हैं, आसानी से प्रकट कर सकते हैं। जैसे कि कोई बच्चा है और उसकी मातृभाषा क्या है, हिंदी है। क्या है, हिंदी है। जबकि स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है बेटा, इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अब टीचर ने बच्चों से पूछा कि बताओ कि कुछ जानवरों के नाम बताओ। ठीक है, वो भी इंग्लिश में बताना है। ठीक, अब इंग्लिश बच्चों को आती ही नहीं है, मातृभाषा उसकी हिंदी है, तो वो बता नहीं पाता है। ऐसा नहीं है कि उसे पता नहीं है जानवरों के नाम, एनिमल के नेम उसे पता है, लेकिन अगर आप उसकी मातृभाषा में पूछेंगे ना तो वो बता देगा सारी चीज़ें कि हाँ मेरे घर के आसपास में एक बिल्ली भी रहती है, कुत्ता भी मैंने देखा है। ठीक है, गाय देखी है, भैंस देखा है। तो इस तरीके से जब हम उसको उसकी भाषा में ही सिखाते हैं तो बच्चा जल्दी सीखता है। ठीक है, और उसके बाद उसी मातृभाषा से जोड़ कर हम अन्य भाषा भी सिखाते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखो, उनके माता पिता को घर पर भी स्कूल की भाषा नहीं बेटा, उन्हें स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि स्कूल की एक अलग भाषा है और उन्हें अपनी मातृभाषा बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। तो गलत हो गया, मातृभाषा में बेटा अवसर देना चाहिए बोलने पे, कह रहे हैं जुर्माना लगाना चाहिए। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका पहला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि आजकल इस बात पर भी अधिक जोर दिया जाता है कि छात्रों में विषय वस्तु को रटने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए प्रश्नों का निर्माण किया जाए। किस प्रकार के प्रश्नों से बालकों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, कहता है कि अति लघु, वस्तुनिष्ठ, वैकल्पिक या निबंधात्मक। तो आपको बताना है इसमें से। देखो रट्टा किन किन, देखो अति लघु में पड़ेगा, क्यों, क्योंकि किसमें एक ही उत्तर होता है। कितना उत्तर होता है, एक ही उत्तर होता है। वस्तुनिष्ठ में भी केवल एक ही उत्तर होता है, वैकल्पिक में भी केवल एक ही उत्तर होता है। लेकिन निबंधात्मक में बेटा रट्टा मारने की प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं मिलता, क्योंकि निबंधात्मक प्रश्न के अंतर्गत रटन आधारित प्रश्न एवं विश्लेषण मूल्यांकन आदि दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। क्योंकि जिसके एक उत्तर होगा उसे तो रट्टा मारना ही पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि इनमें से कौन सा बच्चा मध्य वाली अवस्था में होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मध्य वाली अवस्था में कौन सा बच्चा होगा आपका। देखो कहता है कि एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर रहा है और काल्पनिक खेल में के दौरान है। एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है। एक बच्चा जो संभावित विकांत कारणों की परिकल्पना कर सकता है और तदनुसार जटिल प्रयोगों की योजना भी बना सकता है। एक बच्चा जो अभी स्थूल कौशल दिखाना शुरू कर रहा है, जैसे कि पेंसिल और अन्य वस्तु को पकड़ना। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को प्याजे से जोड़ दूं तो मध्य वाली अवस्था हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाती है। कौन सी अवस्था में आ जाती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाती है। ठीक है, तो 7 से कितनी होती है वो, या 6 से होती है, 7 से होती है वो। ठीक है, अब कहता है पहला वाला क्वेश्चन कहता है कि एक बच्चा जो, बेटा इस टाइप का क्वेश्चन जो है ब्याजे से कनेक्ट करके आप करेंगे तो जल्दी हो जाएगा आपका और आसानी भी हो जाएगी। कहता है एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर रहा है काल्पनिक खेल के दौरान। देखो नकल करना शुरू कर रहा है यानी कि अनुकरण के द्वारा सीख रहा है, यानी कि ये अगर हम देखा जाए तो ये संवेदी पेशी अवस्था आ जाती है 0 से 2 वर्ष में। ठीक है, 0 से 2 वर्ष में पियाजे के अनुसार ये उत्तर नहीं होगा आपका। फिर कहता है कि एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है,
शुरुआत कर ली है और तर्क कर सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि तार्किकता की शुरुआत कौन सी अवस्था में हो जाती है पियाजे के अनुसार, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हो जाती है। तो ये उत्तर आपका हो जाएगा। तीसरा भी देख लेते हैं। एक बच्चा जो संभाविकात कारणों की परिकल्पना कर सकता है और तदनुसार जटिल प्रयोग की योजना बना सकता है, ये नहीं होगा, परिकल्पना कर ले रहा है वो, यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाएगा आपका। ये कब से चलती है? 11 से 16 वर्ष या 15 वर्ष तक चलती है आपकी। एक बच्चा जो अभी स्थूल कौशल दिखाना शुरू कर रहा है, जैसे कि पेंसिल पकड़ना सीख रहा है, पहली अवस्था आ जाती है आपकी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा कहता है आपसे कि फिल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। ये समाजीकरण में डैश की भूमिका पर प्रकाश डालता है। ठीक है। कहता है मीडिया प्राथमिक कारक है, मीडिया द्वितीय कारक है, स्कूल प्राथमिक कारक है या स्कूल द्वितीय कारक है। देखो स्कूल प्राथमिक कारक तो नहीं है आपका, स्कूल द्वितीय कारक है, लेकिन स्कूल ये फिल्म और विज्ञापनों की बात कर रहा है आपका, तो मीडिया आएगा और मीडिया में भी कौन सा आएगा? द्वितीय कारक आएगा, क्योंकि प्रथम कारक हमारा होता नहीं है। प्रथम जो प्राथमिक कारक होता है वो आपका क्या होता है? परिवार होता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा समावेशन में वादक है संस्था के रूप में? कहता है कि कक्षा का अनुशासन एक दूसरे के लिए परस्पर सम्मान पर आधारित है। ठीक है, तो ये तो ठीक है। हमसे पूछा कौन सा वादक है, यानी कि नेगेटिव वाला पूछा है हमसे। कहता है सामग्री को केवल शब्द, देखो दिख गया, और ये नेगेटिव होता है। कुछ विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो कुछ विद्यार्थियों के नहीं, समावेशन के अकॉर्डिंग बेटा सभी बच्चे लिए जाते हैं, चाहे वो सामान्य से कम हो सामान्य से ज़्यादा हो आपके। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 NEP 2020 से है और इसके मैंने टॉप 50 क्वेश्चन बेटा ले लिए हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक CTET के अकॉर्डिंग जो CTET में क्वेश्चन आने वाले हैं NEP से, उसके टॉप 50 क्वेश्चन मैंने अभी कराए हैं, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है। कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? कहता है लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम, बच्चे के केवल संज्ञानात्मक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का मानकीकरण। देखो मैंने बताया था ये सब निगेटिव शब्द हैं और ये टैग वर्ड भी हैं आप तरीके के, कि मानक नहीं बनाना है किसी भी चीज़ का, याद रट्टा नहीं मानना है। तो तीनों आपके ऑप्शन कट गए, एक ही बचता है कि लचीला होना चाहिए आपका पाठ्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि छात्रों को भय का भाव क्या होता है? कहता है अधिगम में काफ़ी सुधार कर सकता है, अधिगम के लिए हानिकारक है। देखो हानिकारक नहीं है, मैंने आपको बताया था जो गलतियां और भय वगैरह होती हैं अधिगम का क्या होती हैं बेटा? हिस्सा होती हैं। कहता है अधिगम के लिए आवश्यक है, अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो 7 का आपको बताना है। देखो छात्रों में भय का भाव अधिगम के लिए हानिकारक होता है यदि किसी छात्र में ये भय बैठ जाए कि गणित एक कठिन विषय है, कोई सा भी मान लो, जिसे मैं नहीं कर सकता, अर्थात मेरा गणित विषय बहुत कमज़ोर है, तो वे चाहकर भी गणित की अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि ये मानसिक रूप से क्या हो गया है? स्वयं को कमज़ोर मान बैठा है। इसी तरह यदि छात्रों में शिक्षक से भय की भावना उत्पन्न हो जाती है तो भी उसका ध्यान अधिगम में नहीं लगता। इस प्रकार किसी भी तरह का भय अधिगम में क्या कर सकता है बेटा? अवरोध उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, तो क्या कर सकता है ये बताना है आप लोगों को अब। तो क्या होता है? अधिगम का हानिकारक होता है। ठीक है, और मैंने बताया था कि जो गलतियां होती हैं, भ्रांतियां होती हैं, वो अधिगम का क्या होती हैं? हिस्सा होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि विद्यार्थी निम्न में से किसे नए ज्ञान के निर्माण का आधार बनाते हैं? ठीक है, कहता है जो उनके द्वारा पहले से ही समझा और माना जाता है, जो उनके लिए अस्पष्ट और अप्रासंगिक है। देखो अस्पष्ट अप्रासंगिक नेगेटिव शब्द है। जो उनके लिए पूरी तरह से अपरिचित हो। नहीं, बच्चों को कभी भी कुछ नया टॉपिक सिखाया जाता है तो उसके पूर्व ज्ञान से जोड़कर सिखाया जाता है, यानी कि वो अपना पहला कौन सा ज्ञान लेकर आया उसी से जोड़कर पढ़ाया जाता है। जो उनके वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर से परे हो, यानी कि जो ये है वो ये है और वो ये है, तो ये भी गलत हो जाएगा। परे नहीं होना चाहिए ना। हमें क्या करना चाहिए बेटा कि जो उनके द्वारा पहले से ही समझा हुआ हो और माना गया जाता हो, तो उसी के अकॉर्डिंग तो आपको पढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि अनुकरण को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए प्रति सचेत होना चाहिए। किसके? कहता है अलग अलग विद्यार्थियों की तुलना। देखो मैंने बताया था कि बच्चों के बीच में आपको तुलना नहीं करनी है, कई बार बता चुका हूँ आपको। विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत, यानी कि बच्चों को गधा, बुद्धिमान, औसत के रूप में दे देना नहीं करना है ऐसा। ये सब निगेटिव सेंस होता है, आपको काट देना है। ठीक है। कहता है कि शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में शिक्षार्थी के लिए अधिगम के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, बिल्कुल ये हो सकता है। नीचे देखते हैं कि प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग। कंप्यूटर प्राथमिक स्तर पर तकनीकी भाषा ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? 3 हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि सीखने के सामाजिक संदर्भ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सीखने के सामाजिक संदर्भ में कौन सा कथन आपका ठीक नहीं है। कहता है संप्रेषण व अंतःक्रिया सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। कहता है सीखने का सभी कार्य व्यक्ति द्वारा उसके दिमाग में किया जाता है। विद्यार्थी स्कूल में अपनी संस्कृति से बहुत सी समझ लेकर आते हैं। या जब विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हुए सहयोगात्मक रूप से काम करते हैं तो उनका अधिगम सुदृढ़ प्रवृत्त व परिष्कृत हो जाता है। देखो नीचे से देखते हैं, जब विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हैं, सहयोगात्मक रूप से काम करते हैं तो उनका अधिगम सुदृढ़ होता है। ये ऑप्शन आपका ठीक है, लेकिन उत्तर नहीं होगा। विद्यार्थी स्कूल में अपनी संस्कृति से बहुत सी समझ लेकर आते हैं, बिल्कुल ये ठीक है, बच्चा बहुत कुछ लेकर आता है। सीखने का सभी कार्य व्यक्ति द्वारा उसके दिमाग में किया जाता है, बिल्कुल ये भी ठीक है, उत्तर नहीं होगा, लेकिन उत्तर होगा हमारा ये। ठीक, अब बच्चे पूछते होंगे सर ये कैसे होगा। देखो सीखने के सामाजिक संदर्भ के संबंध में ये कहा जा सकता है कि संप्रेषण एवं अंतःक्रिया सीखने के लिए प्रासंगिक होते हैं बेटा, महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। आज के लिए बेटा इतना ही।